हाय एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आपका अपना चैनल बायोलॉजी बाइट्स। और चालू करते हैं अपने इस जर्नी को, इस सेल की जर्नी को आगे, और एंटर करते हैं अपने एक नए लेक्चर की तरफ, लेक्चर नंबर 7 की तरफ। बेटा, आज का जो लेक्चर है ये एक छोटा सा कंसाइज लेक्चर होगा, जहां पर हम लोग केवल 2 ऑर्गेनल्स कवर करेंगे। ठीक है, कौन सी 2 ऑर्गेनल्स कवर करेंगे? आज हम लोग कवर करेंगे न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड। आज कवर करेंगे न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड। तो सेम चीज को चालू करते हैं। सबसे पहले अपने प्रीवियस लेक्चर का यानी लेक्चर नंबर 6 का एक छोटा सा रिकैप, देन अपना लेक्चर नंबर 7 कंटिन्यू। ठीक है, तो लेक्चर 6 में बेटा हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी उसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। तो 6 में मेरे ख्याल से हमने जो चीजें कवर करी थी वो थी सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के बाद हमने सरफेस स्ट्रक्चर क्लियर किए थे, यानी फ्लैजेला, फिम्ब्रेई और पिलाए, इनको कवर अप किया था। ये ऑर्गेनल्स पढ़ने के बाद आप सबको पता है कि हम आउटर मोस्ट की जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं वो कवर अप कर चुके हैं। अब हमें प्रोकार्योटिक सेल के अंदर की ऑर्गेनल्स आगे पढ़नी है। ऊपर की सारी कंप्लीट हो गई, सेल एनवेलप कंप्लीट हो गया, यानी कि सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल मेम्ब्रेन कवर अप हो गया। उसके बाद हम लोगों ने सरफेस स्ट्रक्चर पढ़ लिया, फ्लैजेला, फिम्ब्रेई, पिलाए। उसके बाद अब इंटरनल स्ट्रक्चर बचे बेटा, जो साइटोप्लाज्म में है, जैसे राइबोसोम हो गया, आपका न्यूक्लियोइड हो गया, प्लाज्मिड हो गया, और कुछ हम लोग मीजोसोम और क्रोमेटोफोर भी कवर अप कर चुके हैं, है ना। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन वो स्ट्रक्चर है जो कि प्रोकार्योट और यूकार्योट में कॉमन है। प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल में अगर कोई कॉमन स्ट्रक्चर पाया जाता है तो वो क्या है बेटा? हमारा सेल मेम्ब्रेन, जो कि केमिकली एज वेल एज स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है दोनों टाइप के सेल में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की बेटा एज सच कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होती है। मेन बात याद रखने की क्या होती है कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी है, लिपिड की बाय लेयर है, और दूसरा इसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं चैनल के रूप में। एक्चुअली में क्या होता है बेटा कि जो प्रोटीन नेचर का है, प्रोटीन नहीं, जो लिपिड नेचर का है वो हर चीज को अलाउ नहीं करेगा अपने अंदर से मूव करने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर हमने लिपिड की बाय मेम्ब्रेन बना दी है जिसके ऊपर नीचे पानी है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल होगा या जो वाटर से रिलेटेड चीजें होंगी, वाटर सोल्यूबल होगा, वो तो नहीं इसको क्रॉस कर पाएगा ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए लिपिड की मेम्ब्रेन में स्पेशल चैनल्स लगे होते हैं जिसको हम लोग प्रोटीन चैनल्स के नाम से जानते हैं। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चैनल प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हमें किसी आयन को पास आउट कराना है लिपिड मेम्ब्रेन से, तो मान लो सोडियम आयन है तो सोडियम चैनल होगा, पोटेशियम आयन है तो पोटेशियम चैनल होगा। अगर कोई वाटर का बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसको क्रॉस आउट कराने के लिए वाटर के चैनल्स होंगे जिसको हम लोग पोरेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड की बायलेयर होती है, जहां पर लिपिड हेड और टेल के थ्रू अरेंज होते हैं। लिपिड का स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया था, क्लियर था। हेड कैसा था? हाइड्रोफिलिक था। टेल हाइड्रोफोबिक थी, यानी वाटर रिपेलिंग थी। हेड वाटर अट्रैक्टिंग था या वाटर लवर था। तो दोनों लिपिड आपस में अरेंज होते हैं, बाय लेयर बनाते हैं। इनके बीच बीच में कहीं ना कहीं प्रोटीन अटैच होती है। फिर से बता रहे हैं, जब हम आपको यूकार्योटिक सेल पढ़ाएंगे तब मेम्ब्रेन की डिटेल्ड स्टडी वहां पर पढ़ाएंगे। कैसे पहली बार मेम्ब्रेन खोजी गई, या मेम्ब्रेन को लेके किसने किसने अपनी राय दी। कुल मिला के हम आपको ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि वहां पर हम आपको पढ़ाएंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सेंगर और निकोलसन ने दिया था, इन दोनों साइंटिस्टों ने मेम्ब्रेन का कैसा नेचर बताया, उनने क्वासी फ्लूइड नेचर बताया था। तो ये सारी बातें जो हैं, उसमें प्रोटीन कैसे अरेंज होता है या उसमें ग्लूकोज कैसे अरेंज होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे यूकार्योटिक सेल में जब मेम्ब्रेन टॉपिक आएगा। फिलहाल के लिए हमें इतना ही याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कॉमन स्ट्रक्चर है जो कि प्रोकार्योटिक सेल, यूकार्योटिक सेल दोनों में पाया जाता है। ये लिपिड की बायलेयर से बनता है और इसमें कहीं ना कहीं प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। इतनी बात क्लियर थी। इसके बाद बेटा हमने आपको बताया था कि प्रोकार्योटिक सेल में हर एक काम को कराने के लिए ऑर्गेनल नहीं होती। प्रोकार्योटिक सेल में हर एक काम को कराने के लिए ऑर्गेनल नहीं होती, तो अब उस काम को कोई ना कोई तो परफॉर्म करेगा। तो वो काम बेटा हमारी यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, अपने आप को एक्सटेंड करके या अपनी इनर फोल्डिंग से बना के। तो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद की एक्सटेंशन बना रही थी
जिसको हम लोग मीजोजोम और क्रोमैटोफोर के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, जब हमने प्रोकार्योटिक सेल का स्ट्रक्चर बनवाया था तो हमने उसमें आपको दिखाया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जा रही है या एक्सटेंड हो जा रही है और कुछ नए ऑर्गेनल्स बना रही है, जैसे मीजोजोम और क्रोमैटोफोर। ठीक है, मीजोजोम उसके बाद पढ़ाया था। मीजोजोम के बारे में हमने आपको बताया था कि मीजोजोम एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो फोल्डेड स्ट्रक्चर है जिसके सरफेस पे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्यों एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि मीजोजोम का काम होता है रेस्पायरेशन करना, और रेस्पायरेशन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसके लिए एंजाइम की नीड होती है, इसलिए उसकी सरफेस पे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एक बात शायद हमने आपको नहीं बताई थी तो बता दे रहा हूं बेटा, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डिंग करके मीजोजोम बना रहा है, तो जरूरी तो नहीं है कि हर बार ये फोल्डिंग सेम तरीके से हो सकता है कई बार ये फोल्डिंग बदल गई हो, है ना, पॉसिबल है ना। तो अब जैसे जैसे फोल्डिंग बदलेगी मीजोजोम का शेप बदलेगा। तो मे भी हमने आपको वहां पर शेप नहीं बताई थी, रिवीजन में बता दे रहे हैं कि मीजोजोम जो होते हैं हमारे बेटा, इनके कुछ अपने शेप होते हैं। कैसे शेप होते हैं? या तो ये वेसाइकल फॉर्म के होंगे, या ये ट्यूब्यूल फॉर्म के होंगे, या ये लेमिली फॉर्म के होंगे। ये क्या लिखे हुए बेटा? ये हमने मीजोजोम के शेप लिखे हुए हैं कि मीजोजोम ऐसे ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, कैसे? मीजोजोम की जो फोल्डिंग बनती है वो या तो वेसाइकल फॉर्म में होगी, सर्कुलर फॉर्म में, या ट्यूब फॉर्म में फोल्डिंग हो जाएगी, या फिर लेमिली फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारी मीजोजोम की फोल्डिंग हो सकती है। इसके अलावा हमने मीजोजोम का क्या फंक्शन बताया था? मीजोजोम बेटा आपके सेल डिवीजन में मदद करता है। न्यूक्लियोइड को इक्वली डिवाइड करके सेल में इक्वल इक्वल बांटने का काम यही मीजोजोम करता है। ठीक है, और क्या बताया था? मीजोजोम क्या सेल के अंदर का सरफेस एरिया बढ़ा रहा था? बिल्कुल बढ़ा रहा था। और कोई फंक्शन बताया था? मीजोजोम सेल से किसी चीज को एक्सक्रीट आउट करने में मदद कर रहा था, यानी कि सेल को अगर अपने अंदर से कोई चीज बाहर फेंकनी है तो इसमें मदद कौन कर रहा था? एक्सक्रीशन में मीजोजोम। और कोई फंक्शन बताया था? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीजोजोम सेल वॉल के फॉर्मेशन में मदद कर रहा था। सेल वॉल किसी चीज के डिपॉजिट होने से बनी है और वो चीज मीजोजोम ही अंदर से बाहर की तरफ भेजता है, उसका डिपोजिशन करता है और सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। इतनी बातें क्लियर थी बेटा? ये मीजोजोम न्यूक्लियोइड को कैसे डिवाइड कर रहा है या कैसे बन रहा है, बातें क्लियर थी ना? समझ पा रहे हो? इसको हमने डायग्राम से नहीं बताया था, तो मेरे मन में ये शक है कि आपको वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। बता दूं क्या? बता देते हैं बेटा, 1% भी कुछ रह ना जाए। कुछ बेटा हमारे सेल में ऐसा हो रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका मीजोजोम है, साथ में न्यूक्लियोइड है। धीरे धीरे मीजोजोम खुद को डिवाइड करेगा, और जब न्यूक्लियोइड डिवाइड करेगा सेल डिवीजन के दौरान, तो ये न्यूक्लियोइड मीजोजोम के साथ अटैच होके अलग अलग हिस्सों में बट जाएगा। देन हमारा जो मीजोजोम है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। क्या हुआ बेटा? मीजोजोम ने न्यूक्लियोइड के डिवीजन में मदद करी। जब न्यूक्लियोइड डिवाइड हो गया तो मीजोजोम ने खुद को डिवाइड करके इस न्यूक्लियोइड को ग्रैब किया, ठीक है, अटैच कर लिया। देन मीजोजोम खुद को अपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट करेगा, यानी मीजोजोम खुद को अपोजिट पोल पे मूव करेगा ताकि वो दो सेल में इक्वली न्यूक्लियोइड को बांट सके। देन बेटा हमारे सेल में फरो फॉर्मेशन होने लगेगा, इन्वेजिनेशन बन जाएगी और सेल बीच से डिवाइड कर जाएगा और न्यूक्लियोइड इक्वल हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो एक हमने आपको स्ट्रक्चर से बताने की कोशिश करी है कि मीजोजोम हमारा कैसे न्यूक्लियोइड के डिवीजन में या सेल के डिवीजन में मदद करता है।
समझ में आ रहा है बेटा? इससे देख लो बेटा, तो फिर रफ करूं आगे, रफ कर दूं? तो हमने बेटा क्या क्या बातें पढ़ी कि मीजोजोम जो इनर फोल्डिंग है ये तीन तरीके से हो सकती है, या तो ये वेसाइकल फॉर्म में होगी, या ये ट्यूब्यूल फॉर्म में होगी, या ये लेमेले फॉर्म में होगी। ठीक है, और इसके फंक्शन बता दिए, फंक्शन को जस्टिफाई कर दिया डायग्राम से। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट ऑर्गेनल हम लोगों ने पढ़ी थी बेटा क्रोमेटोफोर। अब मीजोजोम के सरफेस पे जैसे पिगमेंट सॉरी एंजाइम प्रेजेंट थे रेस्पिरेशन के लिए, ऐसे क्रोमेटोफोर की सरफेस पे बेटा पिगमेंट प्रेजेंट थे। और क्रोमेटोफोर की सरफेस पे पिगमेंट प्रेजेंट थे, इसीलिए उसका नाम क्रोमेटोफोर था, क्योंकि पिगमेंट कलर देने का काम करता है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि प्लांट में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, तो वो ग्रीन कलर देता है ना प्लांट को। तो ऐसे ही पिगमेंट क्या कलर प्रोवाइड करता है। तो क्रोमेटोफोर में क्रोमा का मतलब था कलर और फोर का मतलब था बियरिंग। कलर सॉरी कलर को बियर करने वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर की सरफेस पे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब आप बताइए कि अगर मीजोजोम की सरफेस पे एंजाइम प्रेजेंट थे और वो रेस्पिरेशन में मदद कर रहा था, तो इसकी सरफेस पे अगर पिगमेंट प्रेजेंट है तो ये भी किसी चीज में मदद कर रहे होंगे। पिगमेंट का मेन काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में लाइट को ट्रैप करने का। ठीक है, तो यहां भी क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेसिस करेगा। और इसको लेके हमने आपको बात बताई थी कि हर बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया नहीं होता, यानी कि हर बैक्टीरिया के पास ये क्षमता नहीं होती कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। क्यों? क्योंकि क्रोमेटोफोर कोई एसेंशियल ऑर्गेनल नहीं है जो हर बैक्टीरिया में पाया जाए। किसी में पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता है। जहां पर होगा क्रोमेटोफोर वहीं पिगमेंट होंगे, और जहां पिगमेंट होंगे वहीं फोटोसिंथेसिस होगी। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हमने कौन सा बताया था? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, जिसमें नोस्टॉक और एनाबिना शायद एग्जांपल भी बताया था मैंने आपको। तो ये वो बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो इसी के अंदर क्रोमेटोफोर होगा, जाहिर सी बात है। इतना क्लियर करने के बाद हम आगे मूव किए थे सरफेस स्ट्रक्चर पे, और जिसमें हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया था पिलाए और फिम्ब्रेई। जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड है, स्पेशल प्रोटीन का बना हुआ है, यानी पिलिन प्रोटीन का बना हुआ है, इसको बोलते हैं पिलाए। पिलाए का मेन फंक्शन एज सच एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, पर हां अपने को याद रखना है कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए यही पिलाए रिस्पॉन्सिबल होता है। पिलाए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है, और एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो पिलाए का फंक्शन अगर याद रखना चाहें आप, तो यही याद रखेंगे कि एक स्पेशल टाइप का पिलाए होता है जिसको सेक्स पिलाए बोलते हैं, और ये सेक्स पिलाए बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन ट्यूब बना के प्लाज्मिड को ट्रांसफर करने का काम करता है, या बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पिलाए के बारे में इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट हम लोग मूव किए थे फिम्ब्रेई। फिम्ब्रेई क्या थी? फिम्ब्रेई एक ब्रिशल शेप स्ट्रक्चर है। ब्रिशल का मतलब जैसे अपने टूथब्रश में ब्रशेस होती हैं, ब्रिशल शेप स्ट्रक्चर है। पिलाए से ज्यादा होता है नंबर में, थिन होता है, थ्रेड लाइक होता है, और स्टिकी नेचर का होता है। स्टिकी नेचर का होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? फिम्ब्रेई हमारे बैक्टीरिया को होस्ट टिश्यू में या किसी रॉक में स्टिक करने का काम करता है। यानी बैक्टीरिया को अगर कहीं पर स्टक होना है तो उसके लिए उसकी मदद कौन करता है? फिम्ब्रेई करते हैं। ठीक है, इतना बताने के साथ साथ हमने आपको एक मेन बात बताई थी कि पिलाए एंड फिम्ब्रेई इज नॉट अ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी प्रकार से बैक्टीरिया की लोकोमोशन में मदद नहीं करते हैं। इतनी बात बताने के बाद हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनल में मूव किए थे जिसका नाम था फ्लैजेला। फ्लैजेला के बारे में क्या डिटेल बताई थी? याद करिए बेटा। मैं आपको बोलना चालू करूं, मैं बातें बताना चालू करूं, इससे पहले बातें तुम्हारी दिमाग में आ जानी चाहिए, तब तो फायदा है बेटा। वरना तो चैप्टर निकलते जाएंगे, लेक्चर बढ़ते जाएंगे और आप खाते जाओगे, है ना? ये नहीं करना है, खाना नहीं है, खा के हजम भी करना है और उसको याद भी रखना है। ठीक है, हर एक लेक्चर को अगर दिमाग में रखना चाहते हो तो एक ही सीधा सच सिद्धांत है, उसको इतनी बार देख लो, लेक्चर नहीं नोट्स, इतनी बार देख लो कि वो दिमाग में अपने आप बस जाए। जब पन्ना पलटो ना
तो पन्ना पलटने के साथ साथ उसमें लिखी सारी बातें तुम्हारी दिमाग के सामने आ जाए, तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए कि हमने इसमें क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तभी बेटा हर एक चैप्टर को पढ़ने का फायदा है। अभी तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम लोग किसी भी रेस को स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में सब चीजें बड़ी स्मूथ चल रही होती हैं, बहुत मजा आ रहा होता है कि अरे सर ने समझाया, एक बार में समझ में आ गया, पढ़ने की भी जरूरत नहीं लग रही है। नहीं बेटा, पढ़ने की जरूरत है। इनफैक्ट जो बात आपको लग रही हो ना कि अरे ये छोटी सी बात, इसको तो कौन ही लिखे, कौन याद रखे, वो भी भूल जाएगी एक टाइम बाद। एक टाइम बाद सब भूल जाता है, और वो टाइम कौन सा है? जब 8-10 चैप्टर खत्म हो जाते हैं। अभी तो ये हमारी जर्नी का फर्स्ट चैप्टर है सेल। हालांकि हम डाइजेशन खत्म करा चुके हैं, लेकिन अगर डाइजेशन को साइड रख दिया जाए तो सेल हमारी जर्नी का फर्स्ट लेक्चर है या फर्स्ट चैप्टर है। इसके बाद सेल साइकिल आएगा, देन जेनेटिक्स आएगा। अब जेनेटिक्स में मॉलिकुलर भी आएगा, इनहेरिटेंस मेंडेलियन जेनेटिक्स भी आएगा, फिर एवोल्यूशन भी कराएंगे, फिर उसके बाद बायोमोलिक्यूल आएगा। धीरे धीरे करते करते हम चैप्टर खत्म करते जाएंगे, और जब हम 7-8 चैप्टर खत्म कर चुकेंगे तब हम आपसे इन ऑर्गेनल्स की डिटेल पूछेंगे। तब आप बताइएगा कि वो छोटी छोटी बातें जो आपने नोट डाउन नहीं करी थी वो याद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। और तब क्या करेंगे? हालांकि आपके पास ऑप्शन है, दोबारा से खोलेंगे, मैं दोबारा से बक्ता मिलूंगा बस देख लेंगे। पर जरूरी नहीं है ना बेटा कि हम चीजों का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करें। ये भी बायो हमें सिखाती है। आप लोग चैप्टर पढ़ोगे, उसमें पढ़ोगे कि हमें नेचुरल रिसोर्सेस का ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जो दोबारा से रिप्लेनिश नहीं हो सकती हैं। तो इसीलिए अपनी पढ़ाई को हमेशा सावधानी से, सतर्कता से और फोकस के साथ करें, ताकि हर एक चैप्टर दिमाग में ऐसा क्लियर हो कि कोई सोते में भी उठा के पूछ दे कि भैया प्रोकार्योटिक में कौन कौन सी ऑर्गेनल पाई जाती हैं, तो तुरंत खटखट पूरी डिटेल आंखों के सामने आ जाए। समझ गए? तो चलिए ज्ञान की बातें अब साइड रखते हैं और आगे पढ़ते हैं कि हम लोगों ने फ्लैजेला में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। ठीक है, फ्लैजेला में बेटा हमने आपको बताया था कि फ्लैजेला में 3 स्ट्रक्चर होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। फ्लैजेला में 3 स्ट्रक्चर होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। तो बेसल बॉडी और हुक फिलामेंट में जो हुक होता है ये हमारे बेसल बॉडी और फिलामेंट को अटैच करने का काम करता है। हुक बेसल बॉडी और फिलामेंट को अटैच करने का काम करता है। इस बात को बताते हुए हमने आपको एक बड़ी गहरी बात बताई थी कि प्रोकार्योटिक सेल में फ्लैजेला मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन नहीं होता है, सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि प्रोकार्योटिक सेल में कोई भी ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती है, ए मेम्ब्रेनस होती है। तो यहां पर जो फ्लैजेला होता है, तो फ्लैजेला के बाहर सेल वॉल देखने को मिलेगी, ना कि सेल मेम्ब्रेन। तो यहां से हमें क्या समझना है कि फ्लैजेला जो प्रोकार्योटिक सेल में है वो सेल वॉल का एक्सटेंशन है। ठीक है, उसके 3 स्ट्रक्चर हैं, और अब ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। फ्लैजेला इज द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, यानी कि लोकोमोटरी का मतलब कि वो सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर किसी प्रोकार्योटिक सेल के पास फ्लैजेला है तो वो मोटाइल है, फ्लैजेला नहीं है तो वो नॉन मोटाइल है। इसको बताने के साथ हमने आपको बताया था कि फ्लैजेला हमारा किसी प्रोटीन का बना होता है क्या? बिल्कुल, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। और यूकार्योटिक सेल में फ्लैजेला ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। बेटा वो जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है वो आगे माइक्रोट्यूब्यूल बनाती है, और माइक्रोट्यूब्यूल की 9+2 अरेंजमेंट होती है, जिससे हमारा यूकार्योटिक सेल का फ्लैजेला बनता है। अगर आपने पढ़ रखा है तो बातों से रिलेट कर पा रहे होगे, अगर नहीं कर पा रहे हो तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अगली क्लास से हमें चालू करना है यूकार्योटिक सेल, और यूकार्योटिक सेल में वापस उसकी ऑर्गेनल्स पढ़नी होंगी, वहां भी फ्लैजेला आएगा। तो वहां पर इसकी डिटेल हम आपको बिल्कुल पूरी तरीके से बताएंगे कि कैसे माइक्रोट्यूब्यूल 9+2 का अरेंजमेंट शो करते हैं। समझ गए बेटा? और हमने कुछ बताया था, बिल्कुल बताया था। हमने बताया था कि फ्लैजेला का जो नंबर है ये सेल टू सेल वेरी करता है। इनफैक्ट नॉट ओनली द नंबर, इसकी जो पोजीशन है ये भी वेरी करती है। किसी में 1 फ्लैजेला होगा, किसी में 2 फ्लैजेला हैं अपोजिट साइड पे, किसी में फ्लैजेला का गुच्छा था एक साइड पे, और किसी में दोनों एंड्स में बैक्टीरिया के फ्लैजेला के गुच्छा थे, और किसी किसी बैक्टीरिया में पूरी बॉडी पे फ्लैजेला थे। तो इन सब के अलग अलग नाम थे। एक फ्लैजेला था तो हमने मोनोट्राइकस कहा था, 2 थे तो एम्फीट्राइकस कहा था, एक साइड बंच था तो लोफोट्राइकस कहा था, दोनों साइड बंच था तो सिफेलोट्राइकस कहा था, और पूरी बैक्टीरिया की सरफेस पे फ्लैजेला थे तो उसको पेरिट्राइकस कहा था। ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, अगर आप चाहें तो पढ़ें, अन्यथा जाने दें।
ORT में, वन रीडिंग टॉपिक डालें, एक बार पढ़ें और जाने दें। लेकिन फिर भी ज्ञान का सागर है, जितना ज्यादा से ज्यादा लपेट लो बेहतर है, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा। ठीक है, तो इतनी डिटेल हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप कर ली थी। बेटा मैं हर एक लेक्चर में पुराना पूरा लेक्चर रिवाइज करता हूं, फर्जी में मेहनत नहीं कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं ताकि आप चीजों को याद रखें। आज का लेक्चर अब चालू करते हैं, और आज हमें कौन कौन सी ऑर्गेनल कवर करनी है, न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड। ठीक है, तो पहली ऑर्गेनल हम लोग अपनी पढ़ने जा रहे हैं, जिसको बोलेंगे न्यूक्लियोइड। बेटा सुनना, हमारा जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में दो तरीके से जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, या जेनेटिक मटेरियल नहीं कहेंगे, दो तरीके से डीएनए पाया जाता है, एक न्यूक्लियोइड के फॉर्म में और एक प्लाज्मिड के फॉर्म में। क्या पढ़ा? बैक्टीरिया सेल में या प्रोकार्योटिक सेल में जो डीएनए होता है ये दो फॉर्म में पाया जाता है, एक न्यूक्लियोइड के फॉर्म में और एक प्लाज्मिड के फॉर्म में। जो न्यूक्लियोइड होता है उसकी डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, तो इसकी डिटेल में लिखते हैं पहला पॉइंट, ये डबल स्ट्रैंडेड। दूसरा सर्कुलर है, कहां प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। तीसरा न्यूक्लियोइड जो होता है वो बेटा नेकेड डीएनए होता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। इतना समझा बेटा? फोर्थ पॉइंट, इसको बेटा इसमें सारे मेन जीन्स होते हैं, ऑल मेन जीन्स प्रेजेंट। इसीलिए बेटा न्यूक्लियोइड को जीनोमिक डीएनए भी कहा जाता है। और कुछ पढ़ सकते हैं इसमें, प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। ये बेटा डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर होता है, यानी ये कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यूक्लियोइड के बारे में क्या क्या बातें बताई हैं एक बार देख लेते हैं। न्यूक्लियोइड बैक्टीरिया का मेन डीएनए है, याद रखना। ठीक है, न्यूक्लियोइड बैक्टीरिया का मेन डीएनए। हमने आपको कहा कि बैक्टीरियल सेल में डीएनए दो तरीके से पाया जाता है, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में और प्लाज्मिड के फॉर्म में। तो न्यूक्लियोइड जो होता है वो मेन डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब अगर बेटा ऐसे बना है सिंगल स्ट्रैंड, अगर ऐसे बना है तो डबल स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंडेड होता है प्लस सर्कुलर होता है, ये दोनों स्ट्रैंड आपस में ज्वाइंट होती हैं। सर्कुलर होता है और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा होता है। बेटा प्रोकार्योटिक सेल में हर एक ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में तैर रही होती है, उसके लिए कोई अलग से स्पेस थोड़ी होती है। अलग से स्पेस या अलग से कंपार्टमेंट तो पहली बार यूकार्योटिक सेल में देखने को मिला था, बल्कि इसी कंपार्टमेंट को बनाने के लिए यूकार्योटिक सेल इवॉल्व हुआ था। तो यहां पर तो सारे ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में ही पाए जाएंगे, तो ये सर्कुलर होता है और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। नेकेड डीएनए, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है क्या प्रोकार्योटिक सेल में? नहीं है ना, सारी ए मेम्ब्रेनस है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी क्या इसके पास? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी क्या? नहीं होगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसीलिए इसको नेकेड डीएनए भी कहा जाता है। न्यूक्लियोइड में सारे एसेंशियल जीन प्रेजेंट होते हैं, सारे एसेंशियल जीन प्रेजेंट होते हैं। एसेंशियल का मतलब मेन जीन, मतलब जिसके बिना बैक्टीरिया का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। न्यूक्लियोइड के अंदर, न्यूक्लियोइड में जो डीएनए है उसमें सारे एसेंशियल जीन हैं, सारे इंपॉर्टेंट जीन हैं जो बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। अब चूंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट जीन हैं, इसीलिए इसको जीनोमिक डीएनए भी कहा जाता है। इसीलिए इसको जीनोमिक डीएनए भी कहा जाता है। और इसमें जो जीन है उसी की वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव कर पा रहा है। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि न्यूक्लियोइड हर एक बैक्टीरिया में पाया जाता है। न्यूक्लियोइड हर एक बैक्टीरिया में पाया जाता है।
तो न्यूक्लियोइड के बारे में ये 5 बातें ही केवल आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, नेकेड होता है यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ऑल मेन जीन प्रेजेंट, न्यूक्लियोइड में सारी मेन जीन प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इसको जीनोमिक डीएनए बोलते हैं, और प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, हर टाइप के बैक्टीरिया में पाया जाता है। एक बात और याद रखने ना, डिवाइड ओनली व्हेन सेल डिवीजन अकर। बेटा जब तक बैक्टीरियल सेल का डिवीजन नहीं होगा तब तक न्यूक्लियोइड डिवाइड नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि सेल ने नहीं डिवाइड किया लेकिन सेल के अंदर न्यूक्लियोइड ने खुद को डिवाइड कर लिया है, यह पॉसिबल नहीं है। न्यूक्लियोइड का डिवीजन सेल के डिवीजन पे डिपेंड करता है। जब सेल डिवाइड होगा तभी न्यूक्लियोइड का डिवीजन होगा। ठीक है, इतनी बातें, ये 6 पॉइंट केवल आपको न्यूक्लियोइड में याद रखने हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए तो फिर मैं आगे प्लाज्मिड की तरफ बढ़ूं। हो गया बेटा, आगे बढ़ा जाए। तो बेटा न्यूक्लियोइड में जो हमने 6 बातें बताई हैं आपको याद है ना? कौन कौन सी बताई हैं? नेकेड है, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है, सारी मेन जीन प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसको जीनोमिक डीएनए बोल रहे हैं, और ये हर एक बैक्टीरिया में पाया जाता है। प्लस इसका डिवीजन सेल डिवीजन पे डिपेंड करता है, यानी जब आपका सेल डिवाइड करेगा तभी आपका न्यूक्लियोइड भी डिवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है बेटा? पहली बात तो, अगर बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड को हमने मेन डीएनए कहा है और डीएनए ही क्रोमोसोम बनाता है, तो हम एक तरीके से इसको एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर मान सकते हैं, बैक्टीरिया में प्रेजेंट एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर मान सकते हैं। और ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर भी क्या डीएनए का बना हुआ है? बिल्कुल डीएनए का बना हुआ है। तो सबसे पहले पॉइंट हम लिखेंगे कि न्यूक्लियोइड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक है, इतनी बात समझ गए। दूसरा पॉइंट, इट हैज सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइट। तीसरा पॉइंट, इट हैज सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइट, यानी कि इसको रेप्लिकेट करने के लिए, इसको खुद को डिवाइड करने के लिए सेल के डिवीजन की नीड नहीं। हमने पढ़ा था न्यूक्लियोइड में कि जब सेल डिवाइड करेगा तभी न्यूक्लियोइड डिवाइड करेगा, पर प्लाज्मिड को सेल डिवीजन की जरूरत नहीं है। इसके पास खुद में क्षमता है कि हम खुद को डिवाइड कर लें। प्लाज्मिड के पास खुद को डिवाइड करने की क्षमता है, वो सेल डिवीजन पे डिपेंडेंट नहीं। तो इसीलिए लिखते हैं कि इट हैज सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइट, उसके पास अपने रेप्लिकेशन के लिए साइट प्रेजेंट। इतनी बात समझ में आई? आगे लिखेंगी एसेसरी जीन्स प्रेजेंट ऑन प्लाज्मिड। वहां पर बेटा हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोइड में सारे इंपॉर्टेंट जीन प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं, और यहां पर एसेसरी जीन्स होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप लोगों ने ये चीजें पढ़ रखी कि आपकी बॉडी में कोई भी चीज, या कह लो कि आपकी बॉडी का हर एक हिस्सा कैसा होगा ये डिपेंड करता है आपके डीएनए पे। आपके डीएनए में जीन है, जीन के पास अपने कैरेक्टर हैं और वही कैरेक्टर आपके एक्सप्रेस हो रहे हैं। यानी कि अगर आपके डीएनए की जीन में आपके आई कलर का ब्लैक कलर एक्सप्रेस कर रहा है
तो आपकी आंखें भी काली होंगी। यानी कि जीन ट्रेट को या करेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। अब यहां पर ऐसे सारी जीन्स हैं, माना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कोई तो जीन है, और जीन है तो करेक्टर बनाएंगे। तो क्या वो एक्स्ट्रा करेक्टर बनाएंगे? एक्स्ट्रा करेक्टर बनाएंगे। तो प्लाज्मिड का एक काम होता है कि ये बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा फिनोटिपिक करेक्टर देता है। क्या देता है? एक्स्ट्रा फिनोटिपिक करेक्टर देता है। बेटा फिनोटिपिक करेक्टर वो होते हैं जो हमें बाहर से देखने को मिले, और जीनोटिपिक करेक्टर वो होते हैं जो शरीर के अंदर डीएनए में या आपके जेनेटिक मटेरियल में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? दे गिव एक्स्ट्रा फिनोटिपिक। phenotypic character to बैक्टीरिया। प्लाज्मिड हमारे बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड में क्या क्या चीजें हमें अलग देखने को मिली हैं, डिफरेंस क्या क्या देखने को मिला है? डिफरेंस हमें यह देखने को मिला है कि न्यूक्लियोइड मेन डीएनए है, जीनोमिक डीएनए है, और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। न्यूक्लियोइड तभी डिवाइड करता है जब सेल डिवाइड करता है, और इसके पास अपनी सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइट होती है, यानी कि ये अपना डिवीजन खुद से कर लेता है। हमने वहां पर पढ़ा कि उसमें सारी मेन जीन्स होती हैं, और वो मेन डीएनए भी कहलाता है, और यहां पर सारी एसेसरी जीन्स होती हैं, जो कि एसेसरी जीन्स एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए जरूरी कौन है? न्यूक्लियोइड, ना कि प्लाज्मिड, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर दे रहा है, मेन कैरेक्टर नहीं दे रहा है। तो यहां से हमें यह बात याद रखनी है कि हर बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड तो होता है, पर हर बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड नहीं होता। हर बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड तो होता है, पर हर बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं होता। तो ये जो डिफरेंस हमने आपको बोला है, इसको या तो लाइन खींच के लिख लीजिएगा ये सारी बातें, या तो आपने अगर इसको पढ़ा है तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, पर अच्छा एक बात बताइए, डिफरेंस तो बता दिया, सिमिलैरिटीज नहीं होती क्या? कुछ कुछ तो होती होंगी। बिल्कुल होती है बेटा। अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें, सिमिलैरिटीज क्या कि हमारे न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड में सिमिलैरिटी क्या है? तो पहला है बोथ आर डबल स्ट्रैंडेड, दोनों ही डबल स्ट्रैंडेड है। बोथ आर सर्कुलर, दोनों सर्कुलर भी हैं। बोथ हैव जीन, अब बेटा वो एसेसरी जीन है या मेन जीन है, कोई भी हो, जीन तो है। तो ये सिमिलैरिटीज हो गई। सिमिलैरिटी क्या है? न्यूक्लियोइड में भी जीन है, इसमें भी जीन है, वो भी डबल स्ट्रैंडेड है, ये भी डबल स्ट्रैंडेड है, वो भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है। और एक मेन जो डिसिमिलैरिटी होती है वो ये होती है कि न्यूक्लियोइड हर एक बैक्टीरिया में पाया जाता है, पर प्लाज्मिड किसी किसी बैक्टीरिया में पाया जाता है। न्यूक्लियोइड, इसको नोट डाल के लिखवा दूं क्या? इतनी बातें नोट करिए, फिर लिखवा रहा हूं। नोट हो गया बेटा? रफ करूं? नोट डालिएगा बेटा। नोट डाल के कुछ दो तीन बातें इंपॉर्टेंट लिखवा रहे हैं, उनको लिख लीजिएगा। ठीक है, दो तीन बातें क्या, दो बातें लिखवा दें बस। नोट पहला, न्यूक्लियोइड फाउंड इन
ऑल बैक्टीरिया। दूसरा, प्लाज्मिड फाउंड ओनली इन सम बैक्टीरिया। ठीक है। तीसरा, इन वन बैक्टीरिया वन न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। एक बैक्टीरिया के पास एक ही न्यूक्लियोइड होता है। चौथा, इन वन बैक्टीरिया मैनी प्लाज्मिड में प्रेजेंट। इतनी बातें बेटा याद रखिएगा। क्या क्या बातें बताई? न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड दो तरीके के डीएनए आपको बैक्टीरियल सेल में देखने को मिलता है। जो हमारा न्यूक्लियोइड होता है वो मेन डीएनए होता है। न्यूक्लियोइड मेन डीएनए कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे वो जीन प्रेजेंट हैं जो कि बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। सपोज बेटा आप एक कार लेने गए हो, तो कार में एक्स्ट्रा फीचर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो मेन होती हैं। अब स्टीयरिंग है, एक्सीलेटर है, ब्रेक है, इसके बिना तो कार नहीं चलेगी ना। अब बटन दबाया और कार स्टार्ट हो गई, ये हो या ना हो चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियोइड तो होना ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोइड में वो जीन्स हैं जो कि बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और प्लाज्मिड में एक्स्ट्रा जीन्स हैं जो कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर दे रही है बैक्टीरिया को। तो प्लाज्मिड हो या ना हो चलेगा, लेकिन न्यूक्लियोइड हर एक बैक्टीरिया में होना चाहिए। तो न्यूक्लियोइड हर एक बैक्टीरिया में होता है और एक बैक्टीरिया में एक ही होता है, जबकि प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया में कई सारे हो सकते हैं, और हर एक बैक्टीरिया में हो यह जरूरी भी नहीं। न्यूक्लियोइड को डिवाइड होने के लिए सेल के डिवीजन की नीड पड़ती है, जबकि प्लाज्मिड के पास अपनी रेप्लिकेटिंग साइट होती है। प्लाज्मिड के पास अपनी रेप्लिकेटिंग साइट होती है। इतनी बातें क्लियर हैं? आगे बढ़ा जाए, देख लीजिएगा इसको। रफ कर दें बेटा। अब बेटा हम आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, टाइप ऑफ प्लाज्मिड। ठीक है। एक्स्ट्रा टॉपिक हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, पर हां इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि जब आप 12th में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे, तो बायोटेक्नोलॉजी में जब आपको जीन क्लोनिंग वगैरह सिखाई जाएगी, तब आपको प्लाज्मिड के बारे में अलग अलग नाम थोड़े से बताए जाएंगे। ठीक है। तो वो नाम तब ना दिक्कत करें, इसके लिए हम इनको आज ही पढ़ लेते हैं। ठीक है। हर बात बोर्ड पे लिखूं जरूरी तो नहीं, आप मेरी बातों को सुन के लिख सकते हो ना। ठीक है। तो आप कुछ बातें बताने जा रहे हैं, बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं, अगर चाहो तो लिख लेना। ठीक है। जैसे कि बेटा हमने आपको बताया कि प्लाज्मिड के पास वो जीन होते हैं जो बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर देते हैं। यानी कि अगर प्लाज्मिड है तो उसमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर होगा, बताया ना। तो अलग अलग कैरेक्टर को देने के लिए या अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग टाइप के प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। क्या बताया हमने? बैक्टीरिया में अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, और ये अलग अलग कैरेक्टर्स को देने के लिए अलग अलग प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। तो हम हेडिंग क्या डालेंगे? टाइप ऑफ प्लाज्मिड। टाइप ऑफ प्लाज्मिड on the basis of character they give। वो बैक्टीरिया को कैसा कैरेक्टर दे रहे हैं, इस बेसिस पे हम प्लाज्मिड को पढ़ते हैं। ठीक है। तो जो बेटा हम लोग पहला प्लाज्मिड पढ़ेंगे,
वो है आपका एफ प्लाज्मिड। ठीक है, एफ प्लाज्मिड के बारे में पढ़ते हैं आगे। याद रखिएगा बेटा, यहां पर ये जो एफ वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब है फर्टिलिटी। ठीक है, एफ शब्द का क्या मतलब है? फर्टिलिटी। पहला क्या पढ़ा हमने? एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया में होता है, ये बैक्टीरिया में पिलाय फॉर्मेशन में मदद करता है। हमने आपको इस पूरी जर्नी में एक भी बार ऐसा बताया कि हर बैक्टीरिया के पास पिलाय होगा? नहीं बताया ना। हमने आपको केवल बताया था कि न्यूक्लियोइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और राइबोसोम ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि हर बैक्टीरिया में देखने को मिलेंगे, पर प्लाज्मिड या पिलाय या फिम्ब्रेई या फ्लैजेला, ये सारी चीजें किसी में होंगी, किसी में नहीं होंगी। तो एफ प्लाज्मिड आपका पिलाय फॉर्मेशन में मदद करता है। हेल्प टू फॉर्म पिलाय इन बैक्टीरिया। तो आप बताओ कि अगर किसी बैक्टीरिया के पास पिलाय है तो ये उसका एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, और क्या इस एक्स्ट्रा कैरेक्टर को देने के लिए एक प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल है? जाहिर सी बात है बेटा कि प्लाज्मिड के पास ही एक्स्ट्रा जीन होते हैं और वही जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी कैरेक्टर के लिए। तो यहां पर हमारा एफ प्लाज्मिड होता है, वो बैक्टीरिया में पिलाय फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है, पिलाय फॉर्मेशन में। और आप सब जानते हैं कि पिलाय ही कॉन्जुगेशन ट्यूब बना के दो बैक्टीरिया के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता है। इसीलिए एफ प्लाज्मिड में एफ का मतलब है फर्टिलिटी प्लाज्मिड, यानी कि बैक्टीरिया में फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पिलाय। और पिलाय को बनाने के लिए एफ प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरा बेटा हम लोग पढ़ेंगे आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड। अब यहां एफ प्लाज्मिड में अगर एफ का मतलब फर्टिलिटी था, तो आर प्लाज्मिड में आर का भी कुछ मतलब होगा? बिल्कुल है बेटा, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस प्लाज्मिड का बैक्टीरिया में क्या रोल होता है, सुनिए। आपको हमने सेल वॉल पढ़ाते समय बताया था कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो अमीनो एसिड्स के चेन के बीच की लिंकिंग को तोड़ देती हैं और एट द एंड बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, यानी कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। पर जिस बैक्टीरिया के पास ये आर प्लाज्मिड होता है, जिस बैक्टीरिया के पास ये आर प्लाज्मिड होता है, उस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक नहीं मार पाती, यानी कि ये आर प्लाज्मिड रेजिस्ट कर रहा है बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से। तो ये इसका एक्स्ट्रा कैरेक्टर हो गया। ठीक है, आर प्लाज्मिड क्या करता है? बैक्टीरिया को रेजिस्ट करता है एंटीबायोटिक से। ठीक है, तो हमने इसमें क्या लिखेंगे? इसमें नॉर्मली एंटीबायोटिक्स कैन किल बैक्टीरिया बट आर प्लाज्मिड help to resist bacteria from antibiotic। ठीक है बेटा, समझ में आया? आर प्लाज्मिड के बारे में क्या बताया कि आर प्लाज्मिड बैक्टीरिया को रेजिस्ट करता है एंटीबायोटिक से। ठीक है, दो टाइप समझ में आ गया, एफ प्लाज्मिड और आर प्लाज्मिड। अब एक और बचा है टीआई प्लाज्मिड। इसको नोट कर लीजिए, तो फिर रफ करके टीआई प्लाज्मिड बताऊं। हो गया बेटा? रफ कर रहा हूं बेटा। अब लास्ट टाइप हमें कौन सा पढ़ना है? टीआई प्लाज्मिड।
जो थर्ड वन है हमारा वो है टीआई प्लाज्मिड। अब यहां पर टीआई का भी कोई मतलब होगा? बिल्कुल है। टीआई का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इसका मतलब क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टीआई का मतलब। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड क्या होता है, एक बार इसको कहानी से बता दे रहे हैं, फिर लिख के बता दे रहे हैं। एक्चुअली में बेटा हमारा एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम के अंदर ये प्लाज्मिड पाया जाता है और ये एग्रोबैक्टीरियम टोबैको की रूट में ट्यूमर कॉज कर देता है। टोबैको की रूट में ट्यूमर कॉज कर देता है। तो एक्चुअली में जिस बैक्टीरिया के पास टीआई प्लाज्मिड होता है वो सेल की ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी कि अननेसेसरी सेल की ग्रोथ कराने लगता है। और ट्यूमर भी यही होता है, किसी एक हिस्से पे अगर सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होता चला जाए और क्लस्टर फॉर्म कर दे तो उसी को ट्यूमर बोलते हैं। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड क्या होता है? बेटा बैक्टीरिया है तो जरूरी थोड़ी है कोई ना कोई प्रॉफिट ही करे। बैक्टीरिया तो हम भी करते हैं, बल्कि 90% बैक्टीरिया हम ही करते हैं। तो ये बैक्टीरिया ट्यूमर कॉज कर रहा है टोबैको की रूट में। टीआई प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया के पास है वो बैक्टीरिया ट्यूमर कॉज कर रहा है टोबैको की रूट में। तो इसमें हम लोग आगे क्या लिखेंगे? हेल्प टू प्रमोट सेल डिवीजन इन रूट ऑफ टोबैको प्लांट। क्या पढ़ा बेटा हमने कि एक एग्रोबैक्टीरियम नाम का बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। टीआई का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और एग्रोबैक्टीरियम टोबैको प्लांट की रूट में जाके ट्यूमर कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जैसे कि ये आपकी रूट है, अभी मान लो टोबैको प्लांट की रूट है। ठीक है, और ये आपका एक बैक्टीरिया है, ये इसका न्यूक्लियाइड हो गया, प्लाज्मिड हो गया। इस बैक्टीरिया का क्या नाम है? एग्रो बैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम किसका नाम है? बैक्टीरिया का नाम। ठीक है, अब एग्रोबैक्टीरियम के अंदर ये जो प्लाज्मिड है ये कौन सा प्लाज्मिड है? टीआई प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड या ये बैक्टीरिया इसके अंदर यहां पर सेल प्रमोट कर रहा है, सेल डिवीजन प्रमोट कर रहा है और ट्यूमर कॉज कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? कॉज ट्यूमर। ठीक है, तो टीआई प्लाज्मिड का मतलब क्या होता है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। कहां पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम में। और ये टोबैको प्लांट की रूट में सेल डिवीजन प्रमोट करता है और वहां पर ट्यूमर कॉज कराता है। तो जैसा नाम वैसा काम। समझ में आ गया बेटा? बस इतनी ही टाइप हमें पढ़नी है प्लाज्मिड की। न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड में डिफरेंस भी बता दिया, सिमिलैरिटीज भी बता दी। एक में एसेंशियल जीन होते हैं और एक में एसेसरी जीन होते हैं। एक बैक्टीरिया में एक पाया जाता है और एक बैक्टीरिया में कई सारे पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया में होगा ही होगा, कंपलसरी है, और ये होगा या नहीं होगा। अगर है तो ये एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर देगा बैक्टीरिया को। अगर है तो ये एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर देगा बैक्टीरिया को। प्लाज्मिड बैक्टीरिया में कौन सा कैरेक्टर दे रहा है, इस बिहाफ पे प्लाज्मिड के अलग अलग टाइप होते हैं। प्लाज्मिड बैक्टीरिया में किस टाइप का कैरेक्टर दे रहा है, इस बिहाफ में प्लाज्मिड के अलग अलग टाइप होते हैं। पहला पढ़ाया आपको एफ प्लाज्मिड, दूसरा पढ़ाया आर प्लाज्मिड और तीसरा पढ़ाया टीआई प्लाज्मिड। अब एक बेटा बात और याद रखिएगा कि प्लाज्मिड अलग अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और अलग अलग टाइप का होता है, लेकिन किसी एक बैक्टीरिया में एक ही टाइप का प्लाज्मिड पाया जाता है।
ऐसा नहीं कि एक बैक्टीरिया में अगर कई सारे प्लाज्मिड है तो कोई टीआई हो गया, कोई एफ हो गया, कोई आर हो गया ना। एक बैक्टीरिया में एक ही टाइप का प्लाज्मिड पाया जाता है। चाहे तो लिख लीजिएगा इस बात को, वरना याद रखिएगा कि किसी एक बैक्टीरिया में एक ही टाइप का प्लाज्मिड पाया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। हमने कहा था कि आज हम लोग न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड को ही कवर अप करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, यानी लेक्चर नंबर 8, उसमें हम आपको दो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स बचे हुए हैं, राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी। राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी खत्म करके पूरे प्रोकार्योटिक का या तो एक रिवीजन ले लेंगे या फिर यूकार्योटिक को स्टार्ट कर देंगे। यानी कि नेक्स्ट या हार्डली नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर से हमारा यूकार्योटिक सेल स्टार्ट हो जाएगा और 4 लेक्चर में भी हमें लगेंगे यूकार्योटिक सेल को फिनिश करने के लिए। तो 8 4 12 में भी आपका पूरा सेल चैप्टर 12 लेक्चर में बाइंड अप हो जाएगा। मे भी बेटा आपको मजा आ रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत लग रही हो तो कमेंट करिए, वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी साथ में बने रहिए बेटा, पेशेंस के साथ बने रहिए। ये मत समझिएगा कि एक एक चैप्टर में 12 लेक्चर हैं तो कैसे आगे पूरा होगा। ये 12 लेक्चर बेटा अगर आपने कर लिए ना तो आपको फिर उसके बाद कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी आप ये समझिए कि अगर आप क्लास में बैठे हैं और आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आप एकदम चौड़े होकर बैठोगे कि आपको एक एक चीज आती होगी, एनसीईआरटी की एक एक लाइन का मतलब पता होगा ये लेक्चर्स करने के बाद। ठीक है, तो बस साथ में बने रहिए, प्यार देते रहिए, बांटते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय बाय।